Hello, all the students of class 9th. We are back again with the class of social science. And the previous classes we studied about the initiation of the French Revolution, about the fort of Bastille, and also how the society was organized in the France during the 18th century. Okay, we are continuing the same French society continued, मतलब अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं. पीछे हमने पढ़ा था लुई 16 के बारे में कि वो कैसे 20 साल की उम्र में किंग बने, ठीक है. और उनका विवाह जो है मरिया एंटोनाइटिस से हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी. जब वो राजा बने तो उस समय 2 बिलियन लीवर जो था कर्ज था, क्योंकि फ्रांस जो था वो अपने किले को माल को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी तरफ वो अमेरिका की सहायता कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ. तो इस युद्ध को लड़ने के लिए उसने बहुत सारे पैसे लगाए थे और मेंटेनेंस भी करने पड़ते थे महल की, सारे शासन तंत्र की. तो इस वजह से पैसे की कमी थी. $2 बिलियन पहले से था, $1 बिलियन युद्ध की वजह से बढ़ गया था. क्रेडिटर जो थे उन्होंने 10% चार्ज करना शुरू कर दिया था. समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 जागीरों में. पहले फर्स्ट सिस्टम में सबसे ऊपर होते थे कौन? जो क्लर्जी होते थे, चर्च के प्रीस्ट जो होते थे वो. दूसरे जो होते, दूसरे नंबर पर नोबेलिटी, उच्च अधिकारी या दरबारी राजा के, उनको नोबेलिटी कहेंगे. और थर्ड में आते थे पहले बिग बिजनेसमैन. पहले उसमें थर्ड स्टेट में भी 3 कैटेगरी थी. पहले बहुत धनी लोग, ठीक है, उससे कम धनी लोग, ठीक है ना, जो उनसे कम थे, बीच के ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे. उनके बाद सबसे नीचे जिनके पास बेघर थे, ज़मीन नहीं थी. आगे उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ पॉपुलेशन. किसान जो थे वो कितने थे? 90% थे. पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स. किसान कितने थे? किसान जो थे वो 90, पूरी जनसंख्या जो थी फ्रांस की उसमें से 90% लोग किसान थे. लेकिन 60% लैंड ओन्ड बाई नोबल चर्च रिच पीपल. 60% लैंड जो था वो ओन्ड था. ओन्ड मतलब कब्जे में था नोबल्स के या चर्च के या फिर धनी लोग जो थे तीसरी जागीर के, उनके. तो सोच लीजिए किसान 90% थे, लेकिन 60% भूमि किसके पास थी? यानी केवल 40% भूमि में 90% जो जनसंख्या थी फ्रांस की, उसको अपना जीवन निर्वाहन करना पड़ता था. प्रिविलेज मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है. पहली और दूसरी जागीर को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त थी? एग्जेम्पशन फ्रॉम. एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट. टैक्स का मतलब होता है कर. कर अदायगी से उन्हें छूट प्रदान की गई थी. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था. फ्यूडल का मतलब होता है सामंत तंत्र, ठीक है. अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. फ्यूडल जो होता है उसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, जिसको कहते हैं सामंत तंत्र. इसमें क्या होता है? लैंड इन रिटर्न ऑफ वर्क, यानी कि काम के बदले आपको भूमि दी जाएगी. इसमें होता क्या है? अगर आप खेत काम करने को तैयार हो जाते हैं किसी बड़े धनी आदमी के खेत पर, तो वो आपको उसके बदले में लैंड देता है. इसी सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है. बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी और बड़े आदमी के ज़मीन पर खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो आपके बदले में, काम के बदले में आपको भूमि मिलेगी. उसको कहते हैं लैंड इन रिटर्न ऑफ वर्क. इसी को कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम. बात समझ में आ रही है आपको? तो ड्यूज, ये क्या करते थे? जो जमीन देते थे उस पर भी कर वसूल करते थे. तो जमीन तो देते ही थे, कर भी लेते थे, तो उसको हम फ्यूडल ड्यूज कहते हैं. पीजेंट्स रेंडर सर्विस टू देम. किसान क्या करते थे? रेंडर का मतलब होता है सेवा देना, यानी प्रदान करना. यानी कि किसान जो है उनको सेवा देते. देखिए कितने प्रिविलेज हैं. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, यानी कि जो पंडित होगा चर्च का और जो राजा का दरबारी होगा, उच्च अधिकारी होगा, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा. उसके किसान काम भी करेंगे, मुफ्त में सेवा मिलेगी, टैक्स भी लेगा वो, और उसे टैक्स देना भी नहीं है. और जबकि 60% ज़मीन उन्हीं के पास है और किसान 90% है, तो किसानों की क्या हालत होगी. बट वो
what might be the situation of peasants in that particular period, you can just imagine about that. चर्च जो टैक्स लेता था लोगों से, प्रोड्यूस मतलब होता है पैदावार, जितना पैदावार होता था उसका 1/10, यानी कि अगर उन्होंने 10 kg उगाया तो उसमें से 1 kg जो है वो कौन ले लेगा? चर्च ले लेगा। 10 kg अगर अनाज उगाया तो 1 kg चर्च ले लेगा। राष्ट्र जो था यानी कि जो राजा था वो जो टैक्स लेता था वो एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स सीधे सीधे लोगों से लिया जाएगा तो उसे प्रत्यक्ष कर कहेंगे, उसे कहा जाता था टैले। याद रखिए हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, चर्च जो टैक्स लेता था उसे टिथे कहते थे, ठीक है। और जो राष्ट्र स्टेट लेता था यानी कि राजा सीधे सीधे लेता था उस टैक्स को टैले कहते थे। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जो सीधे सीधे नहीं लिए जाते थे, जैसे आप अप्रत्यक्ष कर कैसे देते हैं? आप बिस्किट खरीद के आते हैं 5 रुपए के, उसमें हो सकता है 0.5% GST लगा हो, तो आप 5 रुपये दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने बिस्किट खरीद लिया, लेकिन टैक्स कहाँ दे रहा हूँ। लेकिन आप जब बिस्किट खरीद रहे हैं तो आप 0.5% अगर GST है या जितना भी है 0.2 है तो आप टैक्स दे रहे हैं। 5 रुपये देते, जैसे ही आप 5 रुपये देते हैं आप अपना टैक्स दे देते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। तो आपके पास सीधे, आप सीधे सीधे सरकार को नहीं दे रहे हैं, घूम करके सरकार के पास जा रहा है, तो इसे इनडायरेक्ट कहेंगे। जो सीधे, तो इसे तंबाकू या नमक खरीदते थे लोग तो इनडायरेक्ट टैक्स होता था। जितने का तंबाकू नमक खरीदते होंगे उसमें से कुछ पैसा राजा के पास चला जाता होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो राजा के पास जा रहा है, क्योंकि वो तो 5 रुपये का खरीद रहा है या 10 रुपये का खरीद रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये फ्यूडल सिस्टम, सामंत तंत्र, मतलब काम के बदले में भूमि। एक और चीज़ मैं आपको, आई विल डिस्क्राइब वन मोर थिंग, ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम का मतलब होता है पुराना शासन तंत्र। 1789 से पहले जो शासन था, जो शासन तंत्र था फ्रांस में, माने जिस तरीके से शासन किया जाता था उसे ही ओल्ड रेजिम कहता है। रेजिम का मतलब आप समझ लीजिए राजा का शासन तंत्र, शासन करने का तरीका, और ओल्ड का मतलब पुराना, रेजिम का मतलब शासन तंत्र। तो आई होप यू आर गेटिंग, जस्ट प्लीज मेक नोट्स ऑन योर नोटबुक, ओके, एंड आई होप यू आर गेटिंग। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा पीछे 90% थे, लेकिन भूमि सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड, मानी कि थर्ड स्टेट के पास कम भूमि थी। 10% किसान ऐसे थे जो धनी होंगे, 90% जो थे, 10% ऐसे लोग थे जो नोबल्स थे, चर्च थे या धनी पीपल थे, 90% जो थे वो किसान थे। 60% लेकिन ज़मीन इन्हीं के पास थी। अब सोचिए किसान ज़्यादा हैं लेकिन भूमि उनके पास कम है, और जो लोग कम हैं उनके पास भूमि ज़्यादा है, तो ये विडम्बना हो गई। सो दिस कॉजेज डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, इट कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन, इट कॉजेज इनइक्वालिटी विच लीड्स टू। अब इसके बाद इस वजह से क्या होगा आप सोच सकते हैं। टैक्स आप ही दे रहे हैं, सेवा आप ही कर रहे हैं, और परेशानी सारी आप ही झेल रहे हैं। यू आर बियरिंग ऑल द हार्डशिप्स। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका मन आक्रोश में नहीं जाएगा। इट विल जस्ट, योर एंगर विल जस्ट अपसर्ज एंड यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ रिवोल्ट, यू विल ऑलवेज थिंक टू रिबेल। अब रिबेल करने, विद्रोह करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी कठिनाइयों की वजह से क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो दिस द फ्रेंच सोसाइटी इज ओवर। I hope you have just cleared. Just study all the notes, and if you are getting any problem, just comment below. Okay. Always remember, we all are learners. Thank you very much.